Hey all my faces, welcome back to my channel. This is Anand and you're watching Physics Craze. So आज के इस लेक्चर में we'll gonna talk about photo electric effect. So पूरे बेसिक से लेके एडवांस इट मीन्स जो हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, ऑन दैट बेसिस हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, जितने फार्मूलाज होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. सो बेसिकली क्या है, इट इज़ सेकेंड वीडियो एक्चुअली. जो क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो होने वाला था, बट मैंने इसे पहले इसलिए अपलोड किया ताकि मैं आपका रिस्पांस देखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी मैंने अपने अपलोडेड वीडियोस में थोड़े से चेंजेस किए हैं, आप लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है या नहीं. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना कि मैं ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू करूँ. अदरवाइज़ जो मेरा पहले वाला फॉर्मेट था वो मैं कंटिन्यू करूँ, जहाँ पे मैं ब्लैक स्क्रीन पे लिख के रिकॉर्ड करता था, जहाँ पे मेरे फेस वगैरह नहीं दिखते थे. सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वी स्टार्ट दिस लेक्चर. जैसे मैंने बताया था कि टुडे इन दिस लेक्चर विल गोना टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो बेसिकली वी नो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को इन ईयर 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि उन्होंने इस फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, इस थ्योरी का यूज़ करके उन्होंने सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया था, और वो बहुत हद तक सही भी थे. दैट्स वाई उनको ये कंसिडरेशन में लेकर ही नोबेल प्राइज़ मिला. सो व्हाट इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक? एक्चुअली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग ने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि व्हाट वी डू, वी जस्ट शाइन सोर्स ऑफ लाइट. हम किसी सोर्स ऑफ लाइट को किसी मेटालिक सरफेस पे शाइन करते हैं, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, आपके उस मेटालिक सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स होते हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं बिटवीन अ ट्यूब, बिटवीन कैथोड एंड एनोड. सो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. सो दैट वाज कॉल्ड फोटो करंट. और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बहुत सारी चीज़ें कि ये फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर. हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक मीन्स वॉट और फोटो करंट मीन्स वॉट? इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ हैपन ड्यू टू बॉम्बार्डिंग ऑफ फोटॉन्स. सो बेसिकली वी नो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लगेगा, बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आए कहाँ से? बिकॉज ऑफ दी बॉम्बार्डिंग ऑफ फोटॉन्स हमें वो इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं. नाउ व्हेन फोटॉन्स फॉल ऑन अ सरफेस व्हाट हैपेंस, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, आइदर दे गेट रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड. सो जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सो वी नो दैट कि अगर किसी सरफेस, कोई ऐसा सरफेस है और यहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो वी नो दैट कि इट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल सब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. बट द स्पेशल केस इज जब वो एब्जॉर्ब होता है तब क्या होता है? सो when an electron absorbs the energy of photons, or we can say कि photons carries energy which is given by h nu. Okay, where h is what? H is the Planck's constant and nu is the frequency of the source of light. जो भी लाइट आप डाल रहे हो, येलो कलर, ब्लू कलर या वाइट लाइट, जो भी आप कर रहे हो. वाइट लाइट तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, बट नाउ इन दिस सेशन विल गोना टॉक अबाउट मोनोक्रोमैटिक लाइट. ओके, मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, कोई एक सिंगल कलर होगा उसका. सो उनकी अपनी कुछ एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जो फोटॉन्स होते हैं उसके अंदर उनकी एनर्जी हम लोग एच न्यू इस वाले फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं. सो जब ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे गिरते हैं और ये एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, सो व्हाट वी सी फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन, हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस मेटालिक सरफेस से इजेक्ट होते हैं. उस मेटालिक सरफेस से कैसे क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, लाइक दिस. यहाँ पे देखो, आप डायग्राम देख सकते हो. यहाँ पे व्हाट वी हैव अ मेटालिक सरफेस. एंड वाई वी आर टेकिंग मेटल्स ओनली? बिकॉज मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें अच्छे से मिल जाते हैं. एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर लूजली बाउंडेड टू दी एटम्स. ओके, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम सरफेस पर ही अवेलेबल होते हैं. तो जब आप कभी सरफेस पे लाइट शाइन कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांस होती है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो फोटॉन्स है वो सबसे पहले इन फ्री इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन करें. किससे इंट्रैक्शन करें? इन फ्री इलेक्ट्रॉन से. नाउ वी नो कि इनकी पहले से ही लूजली बाउंडेड है वो अपने एटम से. अगर हम इन्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी पाने के बाद ये एक्साइट होकर क्या करेंगे, दे विल लीव द सरफेस एंड दे विल कम आउट. ओके, वो कुछ एनर्जी से आएंगे, कुछ एनर्जी से नहीं आएंगे, विल डिस्कस इट लेटर. बट
what we can say कि this process of ejection of electron requires a minimum amount of energy, and this energy that the photon require to just eject that electron, it's called work function. अभी जो वर्क फंक्शन है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग phi PHI आई गेस ये प्रोनाउंस होता है, इस लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं. एंड इट इज़ प्योरली अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. आप मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हर मटेरियल का एटॉमिक नंबर अलग होगा, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हर मटेरियल का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है. सो इट इज़ अप टू यू, आप एक्सपेरिमेंट में कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से सोर्स ऑफ लाइट भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए. सो व्हाट वी कैन से नाउ कि दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ ग्रेटर दैन दिस वर्क फंक्शन. जब हमारे फोटोन का एनर्जी विच इज़ गिवन बाय एच न्यू वी नो इट इज़ ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहाँ से इजेक्ट हो पाएगा. आप बोल सकते हो सरफेस से बाहर निकल आएगा. नाउ व्हेन सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स, ठीक है, जब सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो वहाँ पे दो केसेस होते हैं. पहला केस, अगर हमारा फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा. सी हमारा जो फोटोन है यहाँ पे इसकी कुछ एनर्जी है एच न्यू लेट्स कंसिडर, और ये इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है. बट हमारे इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए, ओनली 5 टू जस्ट रिमूव. बची हुई एनर्जी किधर जाएगी, बची हुई एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर लेगा और उसी स्पीड के साथ वो मूव करेगा. नाउ दिस ऑल्सो फॉलोड बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी आपने इनपुट दी है आउटपुट में टोटल एनर्जी आपकी सेम होगी, वो कहीं पर गायब नहीं हो सकती. सो दैट्स वाई वॉट वी कैन से कि इफ़ माई एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू वर्क फंक्शन, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इट विल इजेक्ट विथ सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और उस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एच न्यू माइनस 5. सिंपल. जो आपका इंसिडेंट एनर्जी था वर्क फंक्शन में, जितना आपके एनर्जी यूज़ हो गया, बचा हुआ एनर्जी है. सो दिस इज़ योर बचा हुआ एनर्जी विच योर इलेक्ट्रॉन कैरीज. सो इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, क्लासिकली हम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हाफ mv². सो वी कैन जस्ट राइट this energy as half mv square equals to h nu minus 5, where this what it represents kinetic energy of the ejected electron. So वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ejected electron है वो किसी velocity vm के साथ मूव करेगा, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि वो किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, और उसका जो फॉर्मेशन होगा, आप बोल सकते हैं फॉर्मुलेशन होगा, वो ये होगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 1. नाउ द सेकेंड केस इज़, अगर हमने बस उतना ही एनर्जी वाला फोटोन डाला जितना उसका वर्क फंक्शन है. नाउ व्हाट विल हैपन, जितना एनर्जी इस फोटोन का है उतना ही वर्क फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए. तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्राइक करूँगा, मेरे इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी तो मिल गई बाहर निकलने के लिए, मगर अब उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है जो आपका इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर सकता है. सो व्हाट वी कैन से, इन दैट केस आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल बी 0. तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे एक साइड 0 हो जाएगा और दूसरा साइड हमें क्या मिलेगा, दूसरा साइड हमें मिलेगा एच न्यू माइनस 5 विच वी कैन राइट एज इक्वल्स टू 0. सो वी कैन जस्ट टेक -5 ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या मिल जाएगा, एच न्यू नॉट इक्वल्स टू 5. नाउ हियर आप देखोगे मैंने न्यू लिखा है, यहाँ पे न्यू नॉट लिखा हुआ है. ऐसा इसलिए बिकॉज दिस न्यू नॉट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और आप बोल सकते हो अनदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी जाकर आपके सरफेस, जो भी आप मेटल यूज़ कर रहे हो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो सकते हैं. उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो जस्ट इजेक्ट हो सकते हैं. नाउ इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कि आप मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो. देखो यहाँ पे एट लास्ट हमको क्या मिला, हमको यही मिला ना, दिस लेफ्ट साइड इज़ डिफाइनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, लेफ्ट साइड एनर्जी ऑफ फोटोन, और राइट साइड क्या डिफाइन कर रहा है, इट इज़ वर्क फंक्शन. सो व्हाट आई कैन से कि मेरा जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो उसी मटेरियल के वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, तभी हम जस्ट इजेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए. सो हियर दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 डिवाइड बाई एच. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखना, ये भी रिजल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वेयर एच इज़ वॉट, एच इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट वी नो. सो कंक्लूजन हमको क्या मिल रहा है, हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करना है, सो वी विल नीड सम मिनिमम एनर्जी possessed by that photon and it is given by h nu naught.
ओके, सो मूविंग अहेड व्हाट वी कैन से, इक्वेशन नंबर 1 जो था हमारा, अब मैं उसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ। मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, हाफ एम वी एम स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। तो अभी हमने जो दूसरा केस पढ़ा उसमें हमने क्या किया, फाई का वैल्यू एच न्यू नॉट पुट कर दिया। सो मेरा इक्वेशन नंबर 1 जो था थोड़ा मॉडिफाई हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ में से एच कांस्टेंट ले रहा हूँ। सो व्हाट विल गेट न्यू माइनस न्यू नॉट। सो मैथमेटिकली अगेन व्हाट वी कैन से इन अनदर वर्ड्स कि लेट्स कंसिडर ये मेरा मेटालिक सरफेस, ये मेरा मेटल है मान लो, और ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। ओके, वी नो कि वो सरफेस पर ही होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फोटॉन्स इसके ऊपर इजेक्ट किए, सॉरी मैंने कुछ फोटॉन इसके ऊपर गिराया, फॉल किया, शाइन किया, विच हैज़ एनर्जी एच न्यू, हियर यू कैन सी। और यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस मटेरियल के मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। सो व्हाट वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, बट अब उस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके इक्वल होगा। ओके, बट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपकी जो फोटॉन की एनर्जी है वो एच न्यू नॉट से कम हुई तो क्या, तो हम सिंपली वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। बट मैथमेटिकली व्हाट वी कैन से, मैथमेटिकली वी कैन से, आप यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिकली व्हाट वी कैन से गाइज, कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इस वाले इक्वेशन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास केस क्या है कि हमारे फोटॉन की एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी से कम है। सो व्हाट आई कैन से कि मेरा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा इन दिस केस दिस विल बी निगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं इन आर रियलिस्टिक सिचुएशन कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकती है, व्हाई, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग कोई एक रेफरेंस लाइन, जीरो रेफरेंस लाइन कंसिडर करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। बट काइनेटिक एनर्जी तो किसी भी मटेरियल की स्पीड पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हम उसे कभी निगेटिव लिख ही नहीं सकते। दैट्स वाई वी कैन से कि दिस केस इज़ नेवर पॉसिबल, ये केस कभी हो ही नहीं सकता। और इन अनदर वर्ड जो हम लोग ने बोला था कि ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। सो एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग उस लाइट को कंटिन्यूसली फॉल करते रहे तो क्या होगा। तो जो ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा कि इफ़ वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट जिसका जो एनर्जी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भी कम है, तो आप चाहे उस लाइट को कितने भी टाइम तक फॉल करो सरफेस पे, कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं दिखता। वाई, इसका जो एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल फोटोन इंट्रैक्शन। क्या है ये, इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल फोटोन इंट्रैक्शन। तो जब कोई एक फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन पे गिरता है तो वो पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर आपको पता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेड स्टेट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, हम लोग ने बेसिक जो 11th-12th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो हायर ऑर्बिट में जाता है आफ्टर 10⁻⁻6 और -16 सेकेंड, इसके बाद वो रिटर्न अपने ऑर्बिट में आ जाता है। तो अगर उसे उतनी मिनिमम एनर्जी तुरंत नहीं मिलेगी तो वो आपके सरफेस को लिव नहीं कर पाएगा। It can go up to a excited state, but after within we can say 10⁻⁻16 और -15, I guess मुझे याद नहीं है, इतने ही कुछ टाइम के बाद, और 10⁻9 सेकेंड ऐसा कुछ वैल्यू है, उतने टाइम तक ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, बाकी वो रिटर्न अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तुरंत चाहिए, सो यू हैव टू गिव और यू हैव टू शाइन अ सोर्स ऑफ लाइट विच हैज़ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से न्यू ग्रेटर दैन न्यू नॉट। सो दिस इज़ द मेन क्राइटेरिया। सो नाउ गाइज वील गोना टॉक अबाउट इंटेंसिटी, कि कैसे इंटेंसिटी के बेसिस पे हमारा फोटो करंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकता है हमारे सर्किट में। सो बेसिकली इंटेंसिटी मीन्स व्हाट, सी इंटेंसिटी को अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूँ, सो अकॉर्डिंग टू मी इंटेंसिटी इज़ द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। किसी भी लाइट सोर्स को जब आप किसी सरफेस के सामने रखते हो तो जो फोटॉन्स निकलते हैं, दे फोटॉन्स स्ट्राइक द सरफेस, एंड वी नो कि जो फोटॉन्स है वो एनर्जी कैरी करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, पर यूनिट टाइम वो कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड दिस एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। सो बेसिकली इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल्स टू P/A, पावर पर यूनिट एरिया। और वी कैन ऑल्सो से कि अभी हमने बताया जो पावर ट्रांसफ़र हो कैसे हो रहा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो हम लोग इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू एरिया। नाउ एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइक कर रहा है। सो बेसिकली हम एक कॉमन फार्मूला क्या बता सकते हैं इंटेंसिटी का, एक जनरल फार्मूला, वी कैन राइट इट एज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन डिवाइडेड बाय एरिया इंटू
time. So this is very basic and very important formula of intensity when you are doing photoelectric effect, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ना कि इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर बाय एरिया वाला. इफ़ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस तो डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF डाल दिया है, मुझे कोचिंग से जो मिला था वही क्वेश्चंस मैंने डाल दिए. यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस. ओके, सो अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि इंटेंसिटी के चेंज करने से, ठीक है, क्या क्या फैक्टर से हमारा इंटेंसिटी चेंज होगा और हमारे फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन्स में क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सी, इंटेंसिटी चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 केसेस लिए हैं, एक और केस में बता दूंगा, लिखा मैंने सिर्फ 3 है, उनके इफेक्ट्स हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू, इफ़ वी इंक्रीज दिस अपवर्ड एरो, इट मीन्स इंक्रीज इफ़ वी इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स. अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दूंगा, नाउ वन थिंग रिमेंबर, अगर मैं एक चीज़ को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा हूँ इसका मतलब बाकी सारे क्वांटिटीज़ कांस्टेंट होंगे. ओके, सो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहा हूँ इसका मतलब मेरा एनर्जी टाइम एरिया, जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है वो कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला नहीं है. सो इफ़ आई इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स तो वी कैन से कि हमारे जो लाइट की इंटेंसिटी है जो जिस सरफेस पे गिर रहा है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ना इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो. तो जब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा गिरेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा. एंड व्हाट वी कैन हैव मोर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. हियर यू कैन सी वी कैन हैव मोर नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हमारे सर्किट में जो फोटो करंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट है इफ़ वी डिक्रीज एरिया ऑफ एक्सपोजर. हियर यू कैन सी इन केस 1 मेरा जो लैम्प है या आप बोल सकते हो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो थोड़ा दूर रखा हुआ है एंड वी नो कि उसकी वजह से जो लाइट पड़ेगा वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा. अब मैंने क्या किया, मैंने उस लैम्प को क्लोज कर दिया. सो व्हाट वी कैन से कि उसका जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है वो डिक्रीज़ हो गया. तो अगर मैंने लैम्प को क्लोज कर दिया मेरा एरिया ऑफ एक्सपोजर डिक्रीज़ हो गया. सो मेरा जो नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम क्या बोलेंगे एट दैट सरफेस वो इंक्रीज़ हो सकता है. ये भी केस है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा चमक से उस सरफेस पे बहुत ज़्यादा चमक दिखेगी, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है. बट स्टिल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आर कांस्टेंट, वो तो नहीं चेंज हो रहा है. तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं चेंज हो रहा है तो जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चेंज नहीं होगा. सो इन दिस केस व्हाट वी कैन से कि हमारा जो फोटो करंट है वो कांस्टेंट रहने वाला है. अगर हम एरिया को चेंज करते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, हम किसे चेंज कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं. ओके, इंटेंसिटी में वेरिएशन हम बहुत तरीक़ों से ला सकते हैं. तो इस सेकेंड मैंने आपको एक वेरिएशन बताया. थर्ड वेरिएशन कि अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटॉन इंक्रीज़ कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, एनर्जी ऑफ फोटॉन इंक्रीज़ कर दूं, सो व्हाट विल हैपन. सी, एनर्जी ऑफ फोटॉन इंक्रीज़ करने पे हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, बट एक्चुअली एनर्जी ऑफ फोटॉन इंक्रीज़ करने पे आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. कैसे? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारा जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है उसका बचा कुचा एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी करता है विच इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो अगर आप हाइयर एनर्जी वाला फोटॉन्स फॉल कराते हो सरफेस पे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइयर काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा. ठीक है, यही सिर्फ चेंज आने वाला है. फोटो करंट पे या फोटो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले. सो गाइज, अब हम लोग सैचुरेशन करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फॉर सैचुरेशन करंट आपको पहले एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे येलो लाइट मैंने लिया हुआ है, यू कैन टेक एनी लाइट, बस सफिशेंट होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सके. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ. वो मैं कैसे रख रहा हूँ, कांस्टेंट. इट मीन्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम विच आर फॉलिंग ऑन एरिया इज सेम. ठीक है, जब नंबर ऑफ फोटॉन सेम होंगे तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर भी सेम होगा. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, पर यूनिट टाइम वी आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे साइड तक पहुँचाना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सिंपल सेटअप में मैंने यहाँ पे एक EMF सोर्स अटैच कर दिया जिसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है. यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम. सो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करेगा और उसे एक्सेलरेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस एक्सेलरेशन से क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कलेक्टर पे जाएगा. यहाँ पे C मैंने कलेक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रीच कर रहा है. सो व्हाट विल हैपन, सी, अब ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो सरफेस के होंगे,
तो इनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इनको और कहीं पे भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, इनका डिसिपेट नहीं हो रहा है। बट कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अंडर दी सरफेस के होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर एटम का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जब फोटोन फॉल होगा और इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होने के लिए जाएगा, तो इट हैज़ टू फेस सम मोर कोलिजन्स विथ नेबरहुड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब इस वजह से क्या होगा, उसकी कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। सो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से रिमूव हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के नीचे से रिमूव हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में बहुत डिफरेंस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक पोटेंशियल V कनेक्ट करता हूँ EMF सोर्स, और ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, सिर्फ सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए कैपेबल है। तो ये सिर्फ सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, बहुत स्लो जाएंगे। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंटिन्यूसली इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहूँगा। जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहूँगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ज़्यादा वर्क करेगा, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिर क्या करेगा, मूव कराने के कैपेबल हो जाएगा। नाउ एज टाइम जब आप पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे हो तो इस कलेक्टर पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो रीच कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। कैसे, पहले तो काइनेटिक एनर्जी जो कम थी जिनकी, वो तो वहीं पे रुके हुए थे, बट जैसे ही आपने पोटेंशियल इंक्रीज़ किया ये इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करना स्टार्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी कैन से कि एज वी इंक्रीज़ पोटेंशियल, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीच कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और बेसिकली वी कैन से कि करंट इंक्रीज़ हो रहा है पूरे सर्किट में। ओके और इस इंक्रीमेंट का एक मैक्सिमम वैल्यू है। आप कंटिन्यूसली पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाओ। आपने एक ऐसा पोटेंशियल रीच कर दिया जहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्सिलरेट हो रहा है। सो एट दैट टाइम आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा सब एक ही टाइम पे कलेक्टर के पास पहुँच सकते हैं, ठीक है। पर यूनिट सेकेंड जितना इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी कैन से कि इस सर्किट में अब जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ओके, एंड व्हाट वी कैन से कि व्हेन ऑल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम सरफेस ऑफ मटेरियल, ओके, एंड रीच द कलेक्टर, देन इट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ये हम नॉर्मली बोल सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि हमें पोटेंशियल इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एक ही टाइम पे रीच हो जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी कैन से आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू हमारे सर्किट में करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड। सो नाउ विल गोना टॉक अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या, देखो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपका जो एमिटर और कलेक्टर की जो पोलैरिटी उसे रिवर्स कर देंगे। व्हाट विल हैपन नाउ, जैसे ही मैंने पोलैरिटी रिवर्स किया, इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि मेरा एमिटर की जो पोलैरिटी थी वो पहले निगेटिव थी और फिर कलेक्टर पॉजिटिव से कनेक्टेड था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ। इट मीन्स मेरे कलेक्टर की जो पोलैरिटी अब वो निगेटिव हो जाएगी और मेरे एमिटर की पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो निगेटिव टर्मिनल है अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। सो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन रीच हो रहे थे अब वो रिपेल हो रहे हैं, तो आपके सर्किट में जो करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगा। बट जो एनर्जीज़ हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की वो अलग अलग हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है या सरफेस के बिलो का। सो टू रिपेल द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जो भी मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है विच इज़ ऑब्वियसली द सरफेस इलेक्ट्रॉन, उसको रिपेल करने के लिए हमें ये जो रिवर्स पोटेंशियल है, इसको मैं रिवर्स पोटेंशियल अभी के लिए बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा देना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपने कुछ रिवर्स पोटेंशियल किया, पोलैरिटी चेंज किया तो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे अमीटर गैल्वेनोमीटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे करंट का जो वैल्यू वो डिक्रीज़ होने लगेगा। सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब आप पोटेंशियल को और निगेटिव करते जा रहे हो तो जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपेल हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि अब कलेक्टर तक कोई इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो जब कलेक्टर तक कोई इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पाएगा तो सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। सो ऐसे पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी एक ऐसा पोटेंशियल जो सर्किट में फोटो करंट को स्टॉप कर देता है। नाउ हाउ वी कैन फॉर्म अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक चीज़ हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही मैंने रिवर्स पोलैरिटी अप्लाई की तो मैंने वहाँ पे एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क करने लगा, एंड दिस वर्क इज़ गिवन बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय
पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सो मैग्नीट्यूड वाइज मैं ई लिखूँगा और पोटेंशियल क्या है, वी। बट फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हाट वी कैन राइट इट इज़ एज वी एस। सो दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन हो रहा है, ये Vs वाला जो वर्क डन है वो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कितना वर्क डन करेगा उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए, जितने उसके अंदर, मतलब उससे ज़्यादा ही करेगा, बट जितना उसका मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसके इक्वल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्क करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिले ही ना, कलेक्टर तक पहुँचे ही ना। सो व्हाट वी कैन से द मिनिमम, और बोल सकते हैं द मैक्सिमम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल्स टू दिस टू स्टॉप करंट इन अ सर्किट, स्पेशली फोटो करंट। बट हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिला था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस इलेक्ट्रॉन के पास वो इसके इक्वल होता है, जो बची कुछ ये एनर्जी है फोटॉन्स की। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस EVS को इस थर्ड टर्म से इक्वेट कर सकते हैं, जहाँ पे E क्या है, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और VS क्या है, इट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर stopping potential. Vs can be written as h by E nu minus nu naught, where we know that कि nu जो है it is a threshold frequency, ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, इट इज़ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको ये पता रहे कि आपके मटेरियल का वर्क फंक्शन क्या है और आप कौन से इंटेंसिटी वाली लाइट, ठीक है, सॉरी कौन से फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल कर रहे हो, यू कैन ईजिली टेल यूजिंग दिस फॉर्मूला कि इस सर्किट का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, यानी कौन से निगेटिव पोटेंशियल पे इस सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से नाउ, हम इस चीज़ को एक ग्राफ से भी देख सकते हैं कि अगर मैंने जो फॉलिंग मेरा लाइट है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी अगर मैंने चेंज करते रहा, इंटेंसिटी चेंज करना मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ फोटॉन्स चेंज कर रहे हैं। सो लेट्स कंसिडर, मेरे पास एक इंटेंसिटी I1 I2 I3 में कंसिडर कर रहा हूँ, I1 विच इज़ ग्रेटर दैन I2 विच इज़ ग्रेटर दैन I3। सो क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया, हम इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। तो जब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होंगे, यानी फोटो करंट ज़्यादा होगा। बट मुझे ये बताओ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, हम उसे चेंज कर ही नहीं रहे। हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज कर रहे हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं कि I1 वाले केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होगा। I2 वाले केस में कम इलेक्ट्रॉन और I3 वाले में उससे भी कम इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ में शो करना चाहूँ कि मेरा जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उसमें करंट क्या होगा सर्किट में, सो आई कैन शो लाइक दिस कि मेरा जो करंट है वो एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज़ होगा, उसके बाद सैचुरेशन पे रीच हो जाएगा। सो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम करंट है वो I1 रिफ़र करेगा, जो उसके बाद वाला I2 और सबसे कम वाला I3 इंटेंसिटी रिफ़र करेगा। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ही कांस्टेंट रखा हुआ है। वाई? बिकॉज दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। आपका इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर रहा है जब वो इजेक्ट हो रहा है, वो तो नहीं चेंज हो रहा है। तो जब वो एनर्जी नहीं चेंज होगी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं चेंज होगा। सो हियर व्हाट आई कैन से कि तीनों के तीनों केस में मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा दैट विल बी लाइक दिस। एकदम प्रॉपर डायग्राम नहीं बना हुआ है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, फोटो करंट एंड पोटेंशियल। बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ में कि व्हाट इज द रिलेशन और व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। अब इस केस में हम इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, बस फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिटी सेम रखने का मतलब आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल हो रहा है वो कांस्टेंट है, बट मैं अलग अलग लाइट यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग लाइट यूज़ करूँगा, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। सो वी नो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था, जो क्या था, Vs इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई E, यही था ना फॉर्मूला। इट मीन्स आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपके उस इलेक्ट्रॉन के, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी पे डिपेंड करता है, और वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अगर मैं लाइट डालूंगा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। सो व्हाट आई कैन से कि यहाँ पे मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो सकता है मैं उसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये दिस इज़ माई करंट, और ये इस तरीके से डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो होगा करंट, फोटो करंट, वो तो पता है। मगर ये जो Vs3 है ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है ये मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट शो कर रहा है।
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसी लाइट की होगी। उसके बाद ये जो सेकंड वाला है इसका इससे थोड़ा सा कम होगा, और जो फर्स्ट वाला है इसका सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी। वाई? क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होगी, तो उनको रिपेल करने के लिए हमें बहुत कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, और वी कैन से बहुत कम रिवर्स पोटेंशियल लगेगा। दैट्स वाई तो जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे आई वर्सेस वी का एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स देखो, इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है, तो जो करंट होगा फॉर अ पॉजिटिव पोटेंशियल वो हमेशा एक जैसा ही दिखेगा तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। पीडीएफ तो है ही आपके डिस्क्रिप्शन में, आप जाके खुद भी कर सकते हो। उसी में का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हम लोग ने थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले पढ़ा था, मैक्सवेल के रिलेशन से कुछ वेव इक्वेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था। सो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट सोर्स कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा फ्रॉम अ स्मॉल मेटल प्लेट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस रिप्रेजेंट द सैचुरेशन करंट। किसका किसका चाहिए भाई? सैचुरेशन करंट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द मेटल, यानी आपका सोर्स ऑफ लाइट यहाँ रखा है, मेटल का जो पीस है वो यहाँ रखा हुआ है। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस चेंज करूँगा तो मेरे सैचुरेशन करंट पे क्या डिफरेंट, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें इस ग्राफ से बताना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 ग्राफ आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कौन सा ग्राफ है जो सबसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देगा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि वी हैव अ पॉइंट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक है बट पॉइंट सोर्स है। और अगर आप लोग को याद होगा, मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ, अगर आप लोग को याद होगा कि फॉर अ पॉइंट सोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या आप बोल सकते हो उसका जो कंपोनेंट होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, इट डिक्रीजेस विथ वी कैन से डिस्टेंस। लेट्स कंसिडर आर स्क्वायर में ले लेता हूँ, आर स्क्वायर के साथ वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा उसका एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट। एंड वी नो दैट कि जो इंटेंसिटी होती है इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पावर 4। तो मुझे इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ये एक रिलेशन मिल गया ना। व्हाई इज़ इट नेसेसरी? तो मैं देखो, अब मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं लाइट को दूर लेके जाऊँगा तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, अगर मैं लाइट को नज़दीक लेके जाऊँगा तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। एंड वी नो दैट कि जो सैचुरेशन करंट होता है, कहाँ पे गया, हाँ, जो सैचुरेशन करंट होता है इट डिपेंड्स कि कितना फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारा सोर्स ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं चेंज हो रहा है, मगर हमारा इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे फ़र्क पड़ रहा है। किस पे फ़र्क पड़ रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे अगर इंटेंसिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब अगर मेरा डिस्टेंस इंक्रीज़ होते जा रहा है तो मेरा नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज़ होते जाएगा, इसका मतलब जो फोटो करंट है वो भी डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा जो फोटो करंट है डिक्रीजमेंट कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्राफ में दिखाई दे रहा है। सो फर्स्ट ग्राफ वाला तो वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि उसमें फोटो करंट कांस्टेंट है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर रिप्रेजेंटिंग डिक्रीमेंट, बट यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो लीनियर डिक्रीमेंट दिखा रहा है, तो थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो गया। नाउ सेकेंड और फोर्थ, सो यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि एज माई डिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरा इंटेंसिटी विल टेंड्स टू 0। इट मीन्स जैसे जैसे बहुत दूर जाएगा तब जाके इंटेंसिटी 0 होगा और फोटो करंट 0 हो सकता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ग्राफ है, ये जो आपका फोर्थ वाला ग्राफ है, इट इज़ शोइंग कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इन्फिनिट पे जाएगा वैसे वैसे आपका इंटेंसिटी 0 होते जाएगा। इट मीन्स फोटो करंट 0 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ ग्राफ। सो आई होप यू गाइज आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया, और प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, आप अपना सजेशन देना कि इस तरीके का अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियोस बना के डालूँ सो दैट विल बी बेटर, और जो पुराना मेथड था वही करूँ। लाइव लेक्चर तो नहीं ले पाऊँगा क्वांटम के, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वन गाइज, टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।